नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी आपके अपने ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, लगातार वीडियो सॉल्यूशन के रूप में इस प्लेटफॉर्म से आपको क्लासेज मिल रही हैं। उसी क्रम में बायोलॉजी का जो 5वां चैप्टर है उसको हम देख रहे थे, क्या चीज़ें हमको यहाँ जाननी थी। 5वां जो चैप्टर है वो है वंशागति का आणविक आधार। इसी को बेस बना करके हम आप चल रहे थे। इसमें काफ़ी कुछ हम आपने बात किया था। आगे के लेक्चर में हम और कुछ नए पॉइंट्स को देखेंगे। हम आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले रिक्वेस्ट कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जो भी आने वाली वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें और लगातार वीडियोस मिलती रहें और आप उसको देख सके, सीख सके दोस्तों। ठीक है, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। हम आपने जो बातें की थी वो कुछ इस तरह की थी। अब यहां हमें यहां से देखना था कि क्या आगे मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर बार इससे प्रश्न आता है। और क्रिमिनल लॉ के बेसिस पे आपको यह मिलता है कि क्रिमिनल जितने होते हैं उनको पकड़ने में ये बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर पेरेंट्स किसी के मिस हो गए हैं और उनको कंबाइन करना है या पता लगाना है कि कौन व्यक्ति किसका बच्चा है, बच्चे का कंफर्मेशन है, वो भी मिल जाता है। तो यह एक आविष्कार नहीं है, आप कह दें वरदान है, जो कि साइंटिस्टों के द्वारा खोज करके आपके सामने रख दिया गया। इसे शुरू करें, हम आपको बताएं, आप जानें। उससे पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी भी बता देते हैं जो आपको गौरवान्वित करेगी। आपके जौनपुर जिले से बिलोंग करते हुए एक पूर्वांचल का विद्यालय है जिसे आप टीडी कॉलेज के नाम से जानते हैं। वहां से बिलोंग करते हुए लालजी सिंह बीएचयू में ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं। इंटर उन्होंने वहीं से किया था, जौनपुर से, जैसा मैंने नाम लिया टीडी का। उसके बाद लालजी सिंह साहब यहां चले जाते हैं, कहां? बीएचयू। यहां उन्होंने पढ़ाई किया, पीएचडी किया, रिसर्च किया और चांसलर भी रहे। आपको बता दें, इन्होंने अपने रिसर्च में सबसे ज्यादा जो रिसर्च की है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे ही की है मेरे बच्चों। इसी वजह से मैं इस टॉपिक में इनको शामिल कर रहा हूं और आपको इस बात पर गर्व करने की जरूरत है और साथ ही साथ अपने आप को इस लायक बनाने की जरूरत है कि आप भी यहां से उठ करके कुछ ऐसा रिसर्च करें जिससे दुनिया आपको जाने। तो फादर ऑफ इंडियन फिंगरप्रिंटिंग कौन जाना जाता है? लालजी सिंह जाने जाते हैं। इनको आज आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। और आपके जौनपुर जिले से बिलोंग करते हैं, बीएचयू से इन्होंने रिसर्च आज किया है। बात करते हैं फिंगरप्रिंटिंग की, जिसकी हम आप चर्चा यहां करने जुटे हैं। डीएनए के जो फिंगरप्रिंट हैं वह समान तरह के जेनेटिक पीरियड में, मान लीजिए कि आपका कोई बेबी है, मेरा कोई बच्चा है, तो मेरा जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, उसका फिंगरप्रिंटिंग और मेरे बच्चे का जो फिंगरप्रिंटिंग है 99% तक मिलता रहेगा और यह प्रूव कर देगा कि दे आर सिमिलर, आप कह सकते हैं क्लोजर विद मी, वो बहुत पास मेरे है, मतलब कि वो मेरा बच्चा है। ठीक है, तो इस तरह की क्रिमिनल मैथोलॉजी। अच्छा, उससे अच्छी चीज ये है कि किसी चीज को छूने या किसी इस तरह की चीजों से या सीमेन से, बाल से, केराटिन से, कहीं से भी इस चीज का आप देखेंगे कि पता लगाया जा सकता है जेनेटिक्स के इस प्लेटफॉर्म से। चलिए दोस्तों देखें, डीएनए अंगुली छापी या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अंगुली छापी हिंदी है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या है? मनुष्यों में मिलने वाले क्षार अनुक्रम लगभग 99.9% समान होते हैं। याद रखेंगे, एक ही पीढ़ी के जो लोग होंगे, एक ही जनरेशन के जो लोग होंगे, उसमें 99% सिमिलरिटी पाई जाएगी। आगे देखिए, डीएनए के अनुवंश क्रम में मिलने वाले अंतर व्यक्ति विशेष के समलक्षणी रूप में आकार को निर्धारित करते हैं। साथ ही साथ यदि किसी का उद्देश्य
दो व्यक्तियों या किसी जनसंख्या के लोगों के बीच आनुवंशिक विभिन्नताओं का पता लगाना हो तो सदैव डीएनए का अनुक्रम ज्ञात करना होता है। कि विभिन्नताएं हैं, वेरिएशन है, तो यह डिपेंड किस पे करेगा? डीएनए पे करेगा। ये पता लगाने का काम इस ब्रांच का है आपके, ठीक है। आगे देखेंगे, व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों के मध्य तुलना करने में हेतु डीएनए अंगुली छापी या एक त्वरित विधि है, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक विशेष आधार बेस बना देती है, जिसमें आप क्या करेंगे? अनुक्रमों की तुलना कर देंगे डीएनए की जब अनुक्रम का आप तुलनात्मक स्टडी करेंगे तब क्या होगा? आपको पता चल जाएगा किससे ज्यादा सिमिलरिटी रख रहा है, और जिससे 99.9% सिमिलरिटी रखेगा वह उससे बिलोंग करता हुआ होगा। तो साइंटिफिक है, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं, इफ बट नहीं कर सकते आप। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। डीएनए अंगुली छापी तकनीकी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक क्या है, थोड़ा सा इसकी बात होगी। जैसा कि आप जानते हैं, प्रारंभिक तौर पर डीएनए अंगुली छापी तकनीकी का विकास एकल जेफरी, साइंटिस्ट का नाम है, याद जरूर रखेंगे, एलेक जेफरी, नाइनटीन 85 द्वारा किया गया। इन्होंने क्या किया? अनुषंगी डीएनए यानी सैटेलाइट डीएनए को प्रोब के रूप में प्रयोग में लाया, जिसमें काफी बहुरूपता मिलती है, कई बहुरूपताएं मिलती हैं, उसको प्रोब के रूप में ले आया है। इसी अनुबंधन अनुरार्तक की विभिन्न संख्या या VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंड्रम रिपीट यूनिट, इसे कहते हैं, इसे याद रखेंगे VNTR। क्या है फुल फॉर्म? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, ये फुल फॉर्म है मेरे बच्चों। हिंदी में कहें तो थोड़ा हिंदी आपको टफ लगेगी, लेकिन देख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि हिंदी एकदम नहीं यूज कर रहे हैं सर, है ना। अनुवाद पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या, ठीक है। एलेक जाफरी साहब ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सबसे पहले खोज किया है। आगे अगर देखें तो दिया है कि इन्होंने प्रोब के बेस पे एक VNTR के रूप में इसे डेवलप किया। उन्होंने अनुशंसी डीएनए यानी सैटेलाइट डीएनए प्रोब के रूप में प्रयोग किया था, जिसमें काफी बहुरूपता मिलती है। इसे बहुरूपता के बेसिस पे VNTR कहते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। आगे इस तकनीकी को सदर्न ब्लॉटन, कौन सा? सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन
हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, जिसे आप साउथर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, उन्होंने नाम दिया, यह टेक्निक का नाम था, ठीक है। आगे क्या कहा, इसको ईडी सडन 1975 ने एक तकनीकी के रूप में विकसित किया जिसे सदर्न ब्लॉटिंग के नाम से भी जाना जाता है। उनके नाम पे उनको श्रेय दिया गया तो उनके नाम पे नाम भी रख दिया गया। इस तकनीकी का प्रयोग विशेष प्रकार की जीन पहचानने के लिए किया जाता है। इसमें विकिरण चिन्ह VNTR एक प्रोब के रूप में प्रयुक्त होता है। याद रखेंगे, VNTR का यहां क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े मेरे बच्चों, उसमें आगे बढ़ें उससे पहले कुछ और चीजें हैं जो यहां आपको समझनी चाहिए, ठीक है। आपने आणविक जो जीवों का जो आणविक जैविक आधार था, यहां देखें, जैविक जो आधार था, आप यह जान गए कि जो DNA है वही किसी जीव में जैविक आधार के रूप में काम करता है। तो DNA को आपने समझा, DNA कैसे बना समझा, है ना। आपने देखा था इस चैप्टर्स में स्टार्टिंग से ही क्या कि DNA या RNA ये दोनों क्या है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रयोग होते हैं। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कह लें या राइबोन्यूक्लिक एसिड कह लें, ये जो जेनेटिक मटेरियल हैं यही क्या करते थे, एक जीन से दूसरे जीन ट्रांसफर होते, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर होते थे। यह बात आपने क्लियर की। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन अगर ये ट्रांसफर हो रहे हैं बच्चों, इसका मतलब सूचनाओं के वाहक हैं, इसको भी आपने प्रूव किया। और आपने देखा कि DNA और RNA के बनाने के लिए जो यूनिट है, जिसे आप इकाई कह दें, वह इकाई क्या है, आपका इकाई के रूप में न्यूक्लियोटाइड है, जो कि पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस और फास्फेट ग्रुप, इन तीनों के मिलने से बनता है। इसी को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। आपसे पूछा जाता है न्यूक्लियोटाइड क्या है, या न्यूक्लियोसाइड पूछ दिया जाता है, फास्फेट ग्रुप निकाल दी कि न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। यही क्या है, इकाई है DNA या RNA बनाने की। अब थोड़ा सा देखें और चीजें बच्चों। आपने देखा कि DNA RNA कैसे बना, जेनेटिक मटेरियल भी आपने प्रूव किया। अब आपको यहां मेन चीज था कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा कौन रहा है, जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल के रूप में जा रहा है क्या, DNA, और वो भी DNA क्या ले जा रहा है, कोडान। अभी आपने पढ़ा कोडान। इन कोडान्स में आप बुक्स में देखेंगे मेरे बच्चों, 64 नंबर आप जो कोडान है उनका व्यवस्थित रूप से कोडिंग कराया गया। और इन कोड में आप देखेंगे कि हर एक कोड यानी GUG, या AUG,
इस तरह के जो कोड हैं वह 3 अक्षरों से बने हैं, इसी वजह से इनको ट्रिपलेट कोड कहते थे। और यही कोड क्या करते थे, किसी एक जो है न्यूक्लियोटाइड को एक तरह से कोड करते थे। और यही न्यूक्लियोटाइड जो कोड कर रहे थे, इन्हीं को कोडिंग के रूप में जब आपने देखा तो हर एक न्यूक्लियोटाइड अलग कोड से आता था। और जो आपने प्रोसेस लिखी थी, क्या डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए यानी एमआरएनए, और फिर उससे मेरे बच्चों प्रोटीन का बनना। डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, इसको आपने क्या कहा था, इसको आपने कहा था में भी लिप्यंतरण, और इसको क्या कहा था, अनुवादकरण। इंग्लिश में कहा था ट्रांसक्रिप्शन, इसे कहा था ट्रांसलेशन। तो यहां आपने देखा कि ये GUG कोड है, तो यह क्या है, इनिशिएशन कोडान है। इस इनिशिएशन कोडान का क्या मतलब है मेरे बच्चों, जहां आपने देखा था राइबोसोम, उसके साथ था क्या, आरएनए यहां जुड़ा हुआ, और टीआरएनए था साइटोप्लाज्म में, सेंट्रल डोग्मा इसी को कह रहे थे, आपने देखा था। अब टीआरएनए क्या करेगा, जैसा एमआरएनए ने मैसेज किया है, डीएनए के थ्रू मैसेज आया है एमआरएनए लेकर के, उस तरह के ये न्यूक्लियोटाइड कोडान को खोजेगा, ले आकर के राइबोसोम को देगा, और राइबोसोम और आरएनए दोनों मिलकर के इसको सेट करते रहेंगे, फिट करते रहेंगे, और जो नई प्रोटीन है या कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसका निर्माण धीरे धीरे होता रहे। लेकिन कितना निर्माण होना है, कितनी मात्रा बननी है, इस चीज का भी निर्धारण पहले से ही होता है। जैसे ही प्रारंभ करने के लिए इनिशियल कोडान होते हैं, उसी तरह से 3 कोडान ऐसे होते हैं जो कि समापन कोडान के नाम से जाने जाते हैं। इन कोडान्स को आपको ध्यान देना है। टेक्स्ट बुक से आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसको छांट करके अलग लिख लेंगे और 2-3 बार में रिपीट करके याद करेंगे। नेक्स्ट आप हमको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे क्या कि समापन कोडान कौन से हैं, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं जरूर आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा इसको, आप परेशान ना होइए, लेकिन खोजिए जरूर, पढ़िए जरूर किताबें। तो समापन कोडान की बात आते ही, जो ही समापन कोडान मिल जाएगा, मान लीजिए यहां मिल गया, तो यही क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस रुक जाएगी। तो ये जो पूरी प्रोसेस है यह सेंट्रल डोग्मा के थ्रू चलती है, उसी की बात यहां की गई है। तो ये पूरी स्टोरी थी किसकी, जेनेटिक मटेरियल्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाना, उसका निर्माण होना, डबल हेलिकल मॉडल भी आपने देखा था। साथ ही साथ जो सूचनाएं गई हैं उनका क्या होगा, उनका कैसे ट्रांसलेशन होगा, कैसे वो नए प्रोटीन का निर्माण करेंगे, ये सारी बातें इसमें जो है आपको समझाई गई। ठीक, जैसा कि लास्ट टॉपिक के बेस पे हम आप देख रहे थे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसे आपने एक नाम दिया था क्या,
नाम दिया था सदर्न ब्लॉटिंग। इसी को आप कहते थे क्या? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आपने कहा कि जो जीन हैं या जीन के थ्रू आप देखेंगे डीएनए में जीन है, तो जो डीएनए है उसका जो प्रिंट होगा वह अपने जनरेशन के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनसे कहा आपने कि 99% 9 इतना परसेंट क्या करेगा, मैच कर जाएगा। और जब इतना परसेंट मैच करेगा, इसका क्या मतलब है मेरे बच्चों कि वह कई बातों में आपकी हेल्प कर रहा है। जैसा मैंने पिछली लेक्चर या पिछली बातों में भी आपको समझाने का प्रयास किया कि अगर जो है कोई क्राइम होता है तो वहां भी आप देखते हैं क्राइम ब्रांच वाले सीमेन हुआ, बाल हुआ, फिंगरप्रिंट्स हुआ, इसको उठाते हैं, उससे स्टडी करते हैं और स्टडी करते हैं लैब के थ्रू, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू, और उनको भेजते हैं किस में, लैब के बाद जो रिजल्ट आता है उससे क्लियर करते हैं कि कौन सा व्यक्ति क्रिमिनल है। तो ये इसका रोल हो गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। क्या था इसकी चर्चा भी आपको हुई है इसी क्लास में, आपने देखा। साथ ही साथ मेरे बच्चों, अगर किसी के माता पिता मिस मैच हो जाते हैं तो उनको मैचिंग कराने में भी हेल्प करता है। आपको मेरे बता दूं, कांग्रेस के एक नेता है, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने का क्या था कि एक बच्चा था जो बड़े होने के बाद दावा बाद में ठोक देता है उनके ऊपर कि हाँ हम इनके बच्चे हैं और इन्होंने हमें स्वीकार नहीं किया। अंत में बात आती थी कि आपको चेकआउट कराना पड़ेगा, और अंत में चेक होने के बाद पता चलता है कि एक्चुअली वो क्या है, उनके फादर हैं। जबकि नेताजी बार बार बचते रहे कि नहीं मैं नहीं हूं, फादर नहीं हूं। चेकअप कराने से भी बचे, इस तरह के फिंगरप्रिंट देने से भी बचे, लेकिन एट लास्ट यह बातें क्लियर हो गई। अब सोच लीजिए, जो बच्चा शुरू से अपने मम्मी पापा से बिछड़ा हुआ था या फादर स्वीकार नहीं कर रहे थे उसको कानूनी रूप से, या फिर जैसे भी आप समझ लें, उसको उन्होंने क्या किया, स्वीकारा, जिसके पीछे यह जो टेक्निक है आपकी जिम्मेदार है। साथ ही साथ मेरे बच्चों, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन इस मैचिंग से बहुत सी ऐसी सूचनाएं हैं जो कि जेनेटिक्स के बेस पे हम इकट्ठा करते हैं, और इन सूचनाओं से फिर क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन में क्या सूचनाएं जा रही हैं, कौन सी डिजीज जा रही है, ये सारी चीजें जो है हम समझते हैं। तो कुल मिलाकर के जेनेटिक्स का यह एप्लीकेशन था। ये सारी चीजें जो है जेनेटिक्स को एक बल देने लगी। तो आपने देखा एक बायोटेक्नोलॉजी नाम की ब्रांच हो जाती है इसी के बेस पे, बायोटेक्नोलॉजी, जहां आप जेनेटिक इंजीनियरिंग की भी बात करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग की चीजें होती हैं, यानी इंजीनियरिंग की जाती है किसके साथ, जेनेटिक्स के साथ। तो ये सारा जो पूरा ये टॉपिक है, आणविक आधार वाला चैप्टर आपका है 5वां, यह सही बात यह है किसी भी ऑर्गेनिज्म के आधार की बात करता है कि कैसे उस ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे बच्चों। इसे बार बार वीडियोस देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई बात ना समझ में आए, कोई टॉपिक ना समझ में आए तो रिपीट में फिर से आप देख लीजिएगा। क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम आपको आंसर देने के लिए तैयार रहेंगे। इसके साथ अब नेक्स्ट वीडियोस जब आएगी मेरे बच्चों, तो हम आप मिलेंगे किसमें, क्वेश्चन सीरीज के साथ मिलेंगे, और क्वेश्चन सीरीज में आपको एमसीक्यू या शॉर्ट वीडियोस जो हैं वह मिलेंगे। तो इस तरह से नेक्स्ट हमारी आपकी मुलाकात ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर
हो सके उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आने वाली जो भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके MCQ और अदर क्वेश्चंस के जो कि सेलेक्टिव क्वेश्चंस हम आपको कराते हैं, उस क्वेश्चन के बेस पे उम्मीद है सेक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। टॉपिक को धीरे धीरे आप पढ़िए। कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप में हैं, इस वजह से लेसन थोड़ा बड़ा है, उसके लिए आपको मेहनत करनी है मेरे बच्चों। हमको शॉर्ट समरी आपको लेसन की इस तरह से देनी थी कि आपको लेसन समझ में आ जाए। तो एक स्क्रैच और आपको अच्छे टॉपिक समझाने का प्रयास करा गया हमारे द्वारा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।